दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में पाचन प्रणाली के अंतर्गत एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक जो है आपका वो है मुख यानी कि माउथ। आज हम लोग मुख यानी कि माउथ की संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम लोगों को समझ में भी कम आते हैं और हमारे मुख में होने के बावजूद भी हम लोग उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। ठीक है। और जब एग्जाम हॉल में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जो हमारे पास है, जिससे हम रोज यूज करते हैं, जिसको रोज यूज करते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है और एग्जाम हॉल में छूट जा रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मुख संरचना यानी मानव मुख की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें हम लोग अपने मुख के बारे में कौन कौन सी नई बातें जान पाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ अलग तरह की बातें मिलेंगी। जैसे पाचन में भाग लेने वाले सभी अंगों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र। इसमें नो डाउट पाचन में भाग लेने वाले अंग व ग्रंथियां सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? पाचन तंत्र। मतलब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि पाचन तंत्र जो होता है यानी कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया जो होती है वो पाचन तंत्र के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत? पाचन तंत्र के अंतर्गत। ठीक है। और पाचन तंत्र के अंतर्गत जो है मुख्य प्रकार के दो प्रकार के अंगक शामिल होते हैं। ठीक है। तो यानी कि पाचन तंत्र जो होता है वो दो प्रकार के अंगकों से मिलकर बना होता है। एक जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? आहार नाल। एक क्या होता है? आहार नाल। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है पाचक ग्रंथियां। ठीक है। दूसरा क्या होता है? पाचक ग्रंथियां। यहाँ पर आहार नाल में भी बहुत सारे अंग होते हैं और पाचक ग्रंथियों में भी जो है बहुत सारी ग्रंथियां होती है। हम लोग सब के बारे में जानेंगे धीरे धीरे करके, है ना। लेकिन यहाँ पर इतना आप याद रखिए कि पाचन तंत्र में दो प्रकार के अंगक शामिल होते हैं, जिनमें पहला जो होता है वो कहलाता है आहार नाल और दूसरा प्रकार जो कहलाता है वो पाचक ग्रंथियां होती है। ठीक है। आगे और तो इसमें कुछ नहीं है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, यही बात केवल माइंड में यहाँ पे सेट करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ठीक है। और आगे देखते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलना ही है। यहाँ पर जो है पाचन एवं आहार नाल। ठीक है ना। तो पाचन एवं आहार नाल में देखते हैं कि मानव आहार नाल का आरंभ कहाँ से होता है? मुख से यानी कि माउथ से। अंत कहाँ होता है? गुद्दा यानी कि एनस से। इसको आप मलद्वार भी कह सकते हैं। ठीक है। मानव आहार नाल का पहला प्रमुख जो अंग है वो है मुख अथवा मुख गुहा। इसको क्रम से भी अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। क्रम से याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछता है कि भोजन जो हम लोग करते हैं मुख के बाद कहाँ जाता है? ठीक है। मुख के बाद कहाँ जाता है? ठीक है ना। तो ये क्रम याद होना चाहिए निश्चित रूप से। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख में ले जाते हैं, वहां चबाते हैं, फिर ये ग्रसनी अथवा फायरिंग्स में जाता है। ग्रसनी अथवा फायरिंग्स में जाता है, उसके बाद ग्रसिका अथवा ग्रासनली में, उसके बाद अमाशय अथवा स्टमक में। ठीक है ना। सीधा सीधा पेट नहीं लिखना चाहिए, पेट में भोजन नहीं जाता। पेट जो है कई अंगों का एक समूह होता है। ठीक है ना। और हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं ना कि पेट में भोजन जा रहा है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है। भोजन करते हैं तो सिर्फ जाता है कहाँ? सीधा सीधा अमाशय में, है ना। और अमाशय जो है पेट का एक हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त पेट में और बहुत सारे अंगक होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद याद रखिए, उसके बाद जो भोजन कहाँ पहुंचेगा? पांचवा प्रमुख अंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा पक्वाशय। उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। यहाँ पर अपेंडिक्स या क्षुद्रांत में भोजन जाता नहीं है। ठीक है ना। कारण कि ये जो होता है एक संधि होती है जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना। लेकिन वहां पर भी ये भोजन पहुंचता है। ठीक है। और इसके बाद जो है गुद्दा या एनस, ये है मलद्वार। इसके द्वारा भोजन जो है अनपचा भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये क्रम याद रखिएगा निश्चित रूप से। सबसे पहले मुख, मुख के बाद जो है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद पक्वाशय, पक्वाशय के बाद ये पहुंचता है छोटी आंत और छोटी आंत के बाद पहुंचता है ये बड़ी आंत।
और हमने बताया ना कि अपेंडिक्स जो होता है छोटी आंत और बड़ी आंत का संधि होता है। जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है, उसी के स्थान पर जो है ना एक संधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स या क्षुद्रांत। ठीक है ना, इन सब के बारे में जानेंगे विस्तार से हम लोग आगे। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने बताया कि आहार नाल में इतने अंग होते हैं, यहाँ पे ग्रंथियां शामिल नहीं है। आप कहिएगा कि आपने यकृत छोड़ दिया, अग्नाशय छोड़ दिया, है ना, चूंकि वो एक ग्रंथियां हैं। ठीक है ना, तो उन ग्रंथियों को यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, लार ग्रंथियां हो गई। ठीक है ना, इन सब के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। बस ये जो है आहार नाल का हिस्सा। ठीक है, तो इसको क्रम से याद रखिएगा ताकि आगे हम लोगों को सुविधा हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तो देखते हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोगों को आज, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोगों को मुख के बारे में समझना है, तो हम लोग मुख की संरचना के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है संरचना आपको दिख रहा है, वो मुख भी है, जिभ भी है, दांत भी है, मसूड़े भी है ना, बहुत सारी चीज दिख रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है ना सिर्फ मुख के बारे में स्टडी करेंगे, दांत के बारे में नहीं करेंगे, है ना। हालांकि ये भी मुख गुहा में ही पाया जाता है, लेकिन दांत के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है ना, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए यहाँ पर मुख गुहा की संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मुख गुहा, मुख और मुख गुहा ये दोनों में जो होता है फर्क होता है। ठीक है ना, तो मुख और मुख गुहा इन दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मुख गुहा में क्या होता है, मुख हम लोग सिर्फ उसको बोलते हैं, ये जो सामने वाली जो खुली हुई है ना, क्या कह सकते हैं इसको, खुला हुआ जो छिद्र है, ठीक है, उसको मुख कहते हैं। यानी कि ये जो देखिए पूरा का पूरा ये खुला हुआ यहाँ दिखाया गया है ना, इसको क्या कहते हैं, खुला हुआ है, उसको हम लोग मुख कहते हैं। ठीक है, मुख की संरचना में क्या शामिल होता है, तो सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ मुख की संरचना में। एक तो जो हो गया जिसको हम लोग मुख द्वार कहते हैं, ठीक है, जो बाहर खुला हुआ। ठीक है, इसके बाद जो हो जाएगा शामिल यहाँ पर होठ। यहाँ पर क्या शामिल हो जाएगा, होठ। होठ जो होता है दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक को बोलते हैं निचली होठ और एक को बोलते हैं ऊपरी होठ। यहाँ पर सभी संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया होठ, समझ गए। इसके बाद मुख गुहा जो होता है वो बनता है गाल से। इसके दोनों तरफ गाल होते हैं, ये पक्का है, आपको ये पता है, ये दोनों तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इधर और इधर क्या होता है, गाल। होठ क्या होता है, सामने में, यानी कि जो मुख द्वार है उसके ऊपर एक होता है और नीचे होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मुख द्वार। क्लियर है, गाल दो तरफ से। मुख गुहा की संरचना समझिए क्या क्या शामिल होता है। गाल के बाद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं तालु। क्या कहते हैं, तालु। ठीक है, तालु क्या है, देखिए ये ऊपर वाला भाग जो है ये, ठीक है ना, अंदरूनी भाग, ये वाला कहलाता है तालु। और उसी तरीके से नीचे वाला जो ये अंदरूनी भाग है, ठीक है, और ये भी कहलाता है तालु। और इसी के ऊपर जीभ व्यवस्थित रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पर मुख द्वार हो गया, होठ हो गया, गाल हो गया, तालु हो गया। मतलब कि मुख द्वार ये सामने में, होठ दाएं और बाएं, गाल भी, होठ ऊपर और नीचे, और इसके बाद गाल जो है ये दाएं और बाएं, और तालु जो होता है ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, और इन्हीं सब से मिलकर बनता है हमारा मुख गुहा। अब मुख गुहा में इन संरचनाओं के बारे में थोड़ा सा समझिए क्या क्या है इसमें। ठीक है, जैसे देखिए थोड़ा सा समझते हैं, बाकी सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर होठ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपर लिप, यानी कि ऊपरी होठ। ये जो है यहाँ से हम लोग कर देते हैं, तो ये ऊपरी होठ है। समझते हैं इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर ये समझिए कि कहाँ होता है ये ऊपरी होठ, उसी तरीके से ये निचली होठ है, उसी तरीके से ये क्या है, निचली होठ है। बाकी होठ के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा आगे संरचना में। ये हो गया ऊपरी होठ। अब देखिए होठ जो होता है वो मसूड़े के द्वारा जो जुड़ो होता है, यानी कि मुख के एकदम ठीक बीचों बीच में, होठ के ठीक बीच में, यहाँ पर ये जो होठ है ये ठीक इसको बीच बीच में यहाँ पर एक संरचना होता है जिसके द्वारा ये मसूड़ों से जुड़ा होता है। इसको कहते हैं इंफीरियर लैबियल फ्रेनुलम। क्या कहते हैं, इंफीरियर लैबियल फ्रेनुलम। हिंदी में नाम ढूंढना इस सबका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए इसको अंग्रेजी में ही याद रखना होगा और परीक्षा में भी अंग्रेजी। उसी प्रकार की एक संरचना ऊपर भी जुड़ी होती है। फोटो को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना,
तो ये समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक संरचना है, देखिए ये वाली संरचना इससे जुड़ी हुई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक संरचना जुड़ी हुई है, ठीक है ना, थोड़ी सी पतली धारी जैसी जुड़ी हुई है। इसी को बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम और ऊपर वाला को बोलते हैं सुपेरियर लेबियल फ्रेनुलम, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया। इसके बाद जो होता है ये तालु, ये क्या होता है, तालु, ठीक है, ये ऊपरी तालु है, ठीक है। ऊपरी तालु जो होता है दो भागों में विभाजित रहता है। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित रहता है, ठीक है, ये दो भागों में विभाजित रहता है। आगे वाला जो भाग होता है तालु का हिस्सा, ये कठोर तालु कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है, कठोर तालु कहलाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। पैलेट मीन्स तालु और हार्ड मतलब कठोर। और पीछे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कोमल तालु, यानी कि सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, समझ गए। आगे वाला क्या, कठोर तालु, और पीछे वाला जो है वो कहलाता है सॉफ्ट तालु, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर ये कोमल तालु समाप्त होता है, वहां पर एक संरचना और मिलेगी आपको, इसको देखिए, ठीक है, ये संरचना, समझ गए। इसको बोला जाता है ग्लोसोपाइल, मतलब ये पूरा मिला करके ये कहलाता है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें भी दो भाग होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग कहते हैं इसको पैलेंटाइन आर्क। क्या कहते हैं इसको, पैलेंटाइन आर्क। और पैलेंटाइन आर्क में देखिए ये जो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग उसको बोलते हैं फाइरेंगो, फेरिंगो, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं, क्योंकि हर कोई प्रोनाउंसिएशन अलग अलग ढंग से करता है, तो इसको फेरिंगो पैलेंटाइन बोला जाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो बाहर वाला होता है, जो तालु से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ये ग्रसनी के पास में होता है, ग्रसनी का द्वार बन जाता है ये, ठीक है, समझ गए। और ये जो मुख की तरफ होता है, तालु से जो जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं ग्लोसोपैलेंटाइन आर्क, ठीक है। यानी ये मुख चाप कह सकते हैं और ये ग्रसनी चाप कह सकते हैं, ठीक है। और ये जहां पर जो होता है पैलेंटाइन आर्क समाप्त होता है, वहां पर एक छोटी सी रचना जो होती है, बहुत ही कोमल रचना होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूवुल्ला। क्या बोलते हैं, यूवुल्ला, ठीक है। और ये जो संरचना पाई जाती है, इसको है ना, आप लोग या बहुत सारे लोग प्रचलित रूप से इसको कहते हैं घंटी। क्या कहते हैं, घंटी या कंठी, है ना। तो इसको बोला जाता है विज्ञान की भाषा में यूवुल्ला। बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसका भी संरचना और कार्य हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद ये जो रचना बच जाती है, ये वाला रचना, ठीक है ना, जो द्वार होता है, खाली जगह होता है, जिससे जो है भोजन अंदर जाता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं फॉसेस। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉसेस, और हिंदी में इसको बोलते हैं नीगल द्वार। क्या कहते हैं, नीगल द्वार, ठीक है ना। हम लोग इसको कंठ द्वार मान लेते हैं, नहीं, कंठ द्वार नहीं है। कंठ द्वार जो है वो मुख का हिस्सा नहीं होता है, कंठ द्वार जो होता है वो ग्रसनी का हिस्सा होता है, ठीक है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग मुख के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है सबसे आगे, यहाँ पर तालु में कठोर तालु, कठोर तालु के बाद मिलेगा कोमल तालु, कोमल तालु के बाद मिलेगा पैलेंटाइन आर्क मिलता है, ठीक है। और यही पैलेंटाइन आर्क में एक हिस्सा जो होता है ये लटका हुआ रहता है, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं यूवुल्ला। और उसके बाद जो छिद्र होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, निगल द्वार या फॉसेस, ठीक है। ये चीज जानना। बाकी यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जीभ है ना, ये वाला क्या है, जीभ है, टंग है, समझते हैं इसको, है ना। और जीभ जो होता है निचली तालु से एक संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। देखिएगा, आप अपनी जीभ उठाकर देखिएगा आईने में, तो नीचे से एक पतली सी धारी जैसी संरचना से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोला जाता है, लिंगुअल फ्रेनुलम। और इसके बाद ये जो जुड़ा रहता है वो अंदर से मसूड़ों से जुड़ा रहता है, ये जो है मसूड़ा, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है दांत व्यवस्थित रहता है, अंदर तक ये रहता है, और इसी के ऊपर दांत व्यवस्थित रहता है। दांत के बारे में भी हम लोगों को एक वीडियो स्पेशल देखना होगा, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग उसको, अभी नहीं। जीभ के बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, इसलिए उसको आगे देखेंगे, ठीक है।
बाकी इसमें हम समझते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। अपर लिप बता दिया, ऊपरी होठ, सुपेरियर फ्रेलुनम, ये जो जुड़ा हुआ रहता है मसूड़ा से, ओठ और मसूड़े से जुड़ा रहता है वो वाला अंग, ये हार्ड पैलेट होता है, मतलब ये कठोर तालु होता है। आगे वाला भाग सॉफ्ट पैलेट होता है, ये पीछे वाला भाग तालु का, ऊपर वाला तालु में, नीचे वाला तालु में नहीं, ऊपर वाला तालु में, ठीक है, ये होता है। इसके बाद ग्लोसोपैलेंटाइन आर्क होता है, मुख गुहा की तरफ से ये चाप स्टार्ट होता है और ये ग्रसनी की तरफ चाप समाप्त होता है। तो मुख गुहा वाला जो आर्क होता है उसको बोलते हैं ग्लोसोपैलेंटाइन, और ग्रसनी की तरफ वाला जो आर्क होता है उसको बोलते हैं फेरिंगोपैलेंटाइन। और ये जो जीभ समझते ही है, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। जिंजीवा मतलब ये मसूड़ा समझते हैं हम लोग, ये लोअर लिप, इधर से सब कुछ हो गया। और ये देखिए ट्रांसवर्स है, ये होठ में ऊपरी भाग में जो होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा फोल्ड पाया जाता है, मोड़, देख लीजिए इसको थोड़ा सा एक बार, यहाँ पर ये देखिए मोड़ पाया जाता है, ये वाला जो है ना मोड़, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स पैलेंटाइन फोल्ड्स बोला जाता है, ठीक है। बाकी इधर वाला जो है ये दांत के बारे में रिलेटेड है, तो ये सब दांत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना, दांत के बारे में हम लोग देखेंगे बाद में और वहां पर विस्तार से बताएंगे दांत के बारे में, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सभी के बारे में जो है सो थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं विस्तार रूप से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुख गुहा में क्या क्या है, यहाँ पे समझने का प्रयास कर लीजिए, बस वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट चीज मिलेगा। देखिए मानव आहार नाल का आरंभ कहाँ से होता है, पक्का है मुख अथवा मुख गुहा से। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। भोजन को जैसे ये मुंह में चबाते हैं उसी चबाने के दौरान ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग मुख को चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से लार आकर निकलता है, और लार निकलता है और भोजन में आकर मिलता है, ठीक है, और मिलने के दौरान वहीं पर जो है से पाचन होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से लार होते हैं और कौन कौन सी चीजों का पाचन होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुख गुहा कितने भागों में बटा हुआ होता है, तो ये मूलतः 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भाग में, 2 भाग में, ठीक है। एक को बोलते हैं ओरल वेस्टिब्यूल और एक को बोलते हैं बक्कल कैविटी, 2 भाग में। अब कैसे समझेंगे कि ये 2 भाग में, आप देखिएगा बिल्कुल निश्चित रूप से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप मुख में दांत को सटाइए, ठीक है, दांत को सटा करके और ये होठ और गाल के बगल में उंगली डालिए, ठीक है। तो दोनों तरफ उंगली डालिएगा तो ये जो खाली जगह ना, यानी कि दांत और गाल के बीच में जो कुछ खाली जगह होती है उसको बोला जाता है बक्कल कैविटी। क्या बोला जाता है उसको, बक्कल कैविटी, ठीक है। अब बस दांत जब बंद है तो दांत के अंदर जो है, जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, गुफा के समान है, गुहा के समान है, उसको बोलते हैं ओरल वेस्टिब्यूल। उसको क्या बोलते हैं, ओरल वेस्टिब्यूल। यानी कि सीधी सी बात है, ओरल वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी के बीच का जो बॉर्डर है वो होता है दांत, ठीक है। और इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो याद रखना होगा, मुख्य रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि होठों, गालों और मसूड़ों के बीच का भाग क्या कहलाता है, ओरल वेस्टिब्यूल। मानव शरीर में मुख गुहा का पहला भाग क्या होता है, ओरल वेस्टिब्यूल। मानव शरीर में मुख गुहा का दूसरा भाग क्या होता है, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी क्या होता है, ये दांतों या मसूड़ों के बीच घिरा हुआ भाग होता है, दांतों या मसूड़ों के बीच और गालों से, ठीक है। तो ये कहलाता है, याद रखिए निश्चित रूप से, कि दांत और गाल के बीच का हिस्सा जो हुआ वो बक्कल कैविटी, और दांत चारों तरफ से दांत है 3 तरफ से, और ये जो है से अंदर वाला खाली भाग जो होता है वो कहलाता है ओरल वेस्टिब्यूल। क्लियर, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या है। यहां पर हम लोग मुख गुहा के बारे में ही जानेंगे, और यहाँ पर हम लोगों को जानना है, बस ये सारी चीजें बता दी गई है। बस एक चीज देख लीजिए, बायां पार्श्व किससे घिरा होता है, तो बायां गाल से। दायां पार्श्व मतलब दाईं तरफ, ठीक है, दाईं गाल से। सबसे ऊपरी भाग किससे घिरा होता है, तो ऊपरी तालु से। निचली तालु से पहला आंतरिक भाग जो होता है किससे घिरा हुआ रहता है, होठ या ओष्ठ से। और मुख गुहा का पिछला अंतिम भाग किससे, ऑरोफैरिंग्स। ऑरोफैरिंग्स से, ये नाम ऑरोफैरिंग्स मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। फैरिंग्स जो होता है वो ग्रसनी होता है, और ग्रसनी
आगे बताता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, बिल्कुल समझाऊंगा। ऑरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, ये सब कुछ समझाऊंगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर मुख्य व मुख गुहा ही है और इसके बारे में देखते हैं क्या क्या ज्ञान हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो पाता है। देखिए, मुख गुहा में मूलतः कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है? तो केवल एक जीवा होता है, यानी जीव, एक जीव होता है। इसके बाद क्या होता है? मूलतः 32 दांत होते हैं, ऊपरी और निचले मसूड़े हो जाएंगे और एक जोड़ी गाल होता है जिसको दायां और बायां बोलते हैं। अनेक श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, साथ ही साथ 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी होती है। ये जो है मुख गुहा में पाई जाने वाली संरचना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, है ना, कि मानव शरीर में या मानव मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो लार ग्रंथियां हो जाएगी 6 और अगर जोड़ी में पूछे तो 3 जोड़ी, ठीक है ना, समझ गए। बाकी मैं बताऊंगा आगे चलकर ये भी कि ये 3 जोड़ी ग्रंथियां, उनके नाम क्या क्या है और वे हमारे मुख में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब कुछ जानना है और समझना है। तो इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तब, और ये सारी चीजें बताई जाएंगी। बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके समझते। यहाँ पर मुख गुहा एवं होठ के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? होठ के बारे में। चलिए देखते हैं कि होठ में क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमको याद रखना चाहिए। ये तो पता ही है कि ऊपरी और निचली होठ होता है, ऊपरी और निचली होठ, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर होठ जो होता है ना, उसका होठ का परत जो होता है वो देखने में लाल नजर आता है। क्या क्या नजर आता है? लाल। और ये जो है एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। क्या होती है? पतली सी झिल्ली पाई जाती है होठ के ऊपर, ठीक है ना। और ये जो होता है लाल कैरोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लाल कैरोटीन का बना होता है। और ये होठ का निर्माण जो होता है ना, किसको होता है? भ्रूणीय एक्सोडर्म से होता है। भ्रूणीय एक्सोडर्म, एक्सोडर्म मतलब, ठीक है, एपिडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म, 3 प्रकार का डर्म होता है, यानी त्वचाएं होती है। तो होठ की जो सबसे बाहरी त्वचा है उसी को बोला जाता है एक्सोडर्म। एंडोडर्म जो होती है वो आंतरिक होती है। तो होठ का निर्माण जो होता है बाह्य वाला से होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। और इसी के ऊपर जो है पतली झिल्ली पाई जाती है जो बनी होती है किससे? इसकी कैरोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है से मानव होठ का निर्माण मूलतः किन पेशियों से होता है? अगर पेशी की बात करें तो ये टफ नाम है। आपको लगेगा कि इतना टफ एग्जाम में पूछा जाता है क्या? ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए ये सवाल ही नहीं करना है कि पूछा जाता है या नहीं, ये पूछा हुआ है ऑलरेडी। ऑर्बिक्यूलेरिस ओरिस इस पेशी का नाम है, इसी पेशी से निर्माण होता है होठ का। इसके बाद मानव होठ का पाचन क्रिया में प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये भोजन को अंतर्ग्रहण करने में, चबाने में और भोजन को निगलने में मदद करता है, ठीक है। और पाचन क्रिया में प्रमुख एक और काम जान लीजिए, तो ये और काम है कि ये अवांछित पदार्थों को प्रवेश, जैसे मुख के ऊपर कभी मक्खियां या मच्छर आकर उड़ने लगती है तो होठ जो है उसको मुख में प्रवेश करने से नियंत्रित भी करता है, उसको रोकता भी, ठीक है। तो ये हमारी होठ की संरचना है। होठ से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये तीनों जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बाकी 3 तो सिंपल सा चीज है, ये ऑलरेडी आपको याद ही रहेगा। तो बाकी 3 जो है से इसमें आपको याद रखना है, लाल कैरोटीन, भ्रूणीय एक्सोडर्म और एक है ऑर्बिक्यूलेरिस ओरिस। क्लियर? चलिए देखिए, हमारे क्लास में थोड़ी सी ये समस्या कहीं कहीं आपको हो सकती है कि आपको लगेगा कि मैं ऐसे भी चीजें बता रहा हूं जिनके बारे में जानना जरूरी नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में टपक जाए इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसलिए जब भी हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ें तो उससे संबंधित सभी तथ्यों को जानने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद देखिए, मानव शरीर के ऊपरी होठ को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको ये भी नहीं पता, ठीक है ना। तो ऊपरी होठ जो होती है उसको बोलते हैं लेबियम सुपीरियस ऑरिस, ठीक है। और निचली होठ को बोलते हैं लेबियल इंफेरियस ऑरिस। नाम याद रखना चाहिए,
ठीक है। और ये जो जुड़ा हुआ था ना मसूड़े से जुड़ा हुआ, अभी हमने पहले ही बताया था, ऊपर वाला को जो है लेबियल, सुपीरियर लेबियल बोलते हैं, तो यहाँ पर फ्रेनुलम, जुड़ा हुआ जो भाग है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम दो प्रकार का, एक नीचे वाला ओठ से जो जुड़ा होता है और ऊपर वाला से। जब यहाँ पर ऊपरी होठ का भाग होगा तो सुपेरियर लेबियल फ्रेनुलम होगा, और निचली होठ की बात करेंगे तो इंफेरियर लेबियल फ्रेनुलम होगा, ठीक है। अब एक चीज है, ऊपरी होठ के बीच में धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? एक चीज ध्यान दीजिए, बड़ा सा अजीब सा बात है। जब ये होठ होता ना है तो इस होठ में तो एकदम ठीक बीच में जाइए तो नाक के नीचे एकदम बिचले वाले हिस्से से नीचे होठ पर जो होता है एक गड्ढा टाइप का होता है, ठीक है। उस गड्ढा का नाम क्या है? और सोच लीजिए हमारे शरीर में है और हम नाम नहीं जानते हैं, इसको बोलते हैं फिल्टर, फिल्ट्रम, फिल्टर नहीं फिल्ट्रम। इसको हिंदी में होस्ट खांच कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद जो मानव होठों की रंगीन भाग, रंगीन भाग क्या होता है ना कि होठ जो होते हैं सामान्य रूप से देखिएगा इसमें दो प्रकार का होता है, दो भाग होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। ठीक है, ये जो होता है दो भाग होता है इसमें, यहां से देखिएगा इस तरीके से दो भागों में होठ बटा रहता है, ठीक है। ये वाला भाग जो होता है, ठीक है ना, एक रंगीन भाग होता है इसमें, ठीक है। खास करके अंदर वाला भाग जो होता है ज्यादा रंगीन होता है और ये बाहर वाला जो होता है कम रंगीन होता है। तो जो रंगीन भाग होता है उसको बोलते हैं रंगीन भाग ही बोलते हैं, वर्मिलियन पार्ट्स भी कहा जाता है। और ये जो होता है रंगहीन यानी कि नन वर्मिलियन, क्लियर है। और ये बीच में जो एक दीवार पाई जाती है जो दोनों भाग को अलग अलग करता है उसको बोलते हैं वर्मिलियन जोन, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यही वाला जो होता है वो लाल कैरोटीन का बना होता है, क्लियर। चलिए इसमें इतना ही, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या। अब यहाँ पर तालु आया। तालु में हम बता चुके हैं कि ये भी तालु जो होता है दो होता है, एक ऊपरी तालु और एक निचली तालु। तो मानव मुख का तालु कितने अधरों द्वारा बना होता है? दो से, एक अधर तालु एक ऊपरी तालु। अधर मतलब नीचे वाला, ठीक है ना। तो मानव मुख के ऊपरी अग्र तालु। अब तालु जो होता है ऊपर वाला अग्र तालु की बात करें तो ये ऊपर वाला अग्र तालु ऐसे बनेगा, अभी बता थे पिछला में फिगर में दिखाए थे आप लोगों को। और ये दो भागों में विभाजित रहता है, ठीक है। ये आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग, ठीक है। तो आगे वाला भाग जो होता है वो कठोर तालु होता है। क्या होता है? ये आगे वाला भाग जो होता है कठोर तालु बोलते हैं और पीछे वाला को कोमल तालु बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आगे वाला जो कठोर तालु है ये अस्थिमय होता है, यानी कि इसमें हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। और पीछे वाला जो होता है यानी कि मानव मुख का पिछली भाग जो होता है वो उपास्थि से बना होता है। किस चीज से बना होता है? उपास्थि से बना होता है। यहाँ पर सबसे पहले अगली भाग का ही बारे में है सब कुछ। ये अस्थि और हड्डियों से बना होता है। ये भोजन को चबाने में सहायता करता है। ये नासा, मुख और मुख गुहा का विभाजक होता है। यानी कि ऊपर वाला जो है ना तालु, तो नीचे ऊपर वाला तालु के नीचे जो होता है मुख गुहा होता है, ऊपरी तालु के ऊपर में जो होता है वो नासा गुहा होता है, ठीक है। यानी कि ये नासा और मुख गुहा का विभाजन होता है, ठीक है। चलिए, मानव मुख के ऊपरी अग्र तालु की समाप्ति कहाँ होती है? और ये समाप्ति कहाँ पर होती है? ग्रसनी अथवा फायरिंग्स में। कहाँ होता है? ग्रसनी अथवा फायरिंग्स में। यानी कि मुख के बाद जो है ये कहाँ तक पाया जाता है? ग्रसनी अथवा फायरिंग्स तक पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पार्ट में क्या है। तो यहाँ पर मुख एवं मुख गुहा का तालु ही के बारे में यह भी जानना है। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर वाला को जाना था, कठोर तालु के बारे में, अस्थि से बना होता है। और ये जो पीछे वाला जो होता है तालु, जिसको कोमल तालु कहते हैं, ये उपास्थि और संयोजी उत्तक से बना होता है। किस चीज से बना होता है? उपास्थि या संयोजी उत्तक से। और ये पिछला जो है तालु यानी कि पिछली तालु कहाँ समाप्त होता है? तो ये पायलेटिन उबुला, अभी बताया था ना पायलेटिन उबुला। इसे लोग कुछ लोग क्या कहते हैं? घंटी कहते हैं, है ना, या कंठिका कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है सिर्फ पायलेटिन उबुला होता है। इसका नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा। जो मुख के यानी कि मुख अंदर वाला जो निगल द्वार होता है जिसमें जो लटकता रहता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग उबुला कहते हैं, नाम याद रखिएगा। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, समझ गए।
अस्थिमय ये क्या होता है, बाकी इसके बाद है अधर तालु जो होता है नीचे वाला तालु, ठीक है, वो जो होता है मुख गुहा का आधार होता है, ठीक है, और इस पर सबसे प्रमुख संरचना जो पाई जाती है उसको कहते हैं जीव या जिह्वा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हम लोगों को अभी क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी अभिमुख गुहा एवं उबुला, इसके बारे में जान लीजिए, जिसको आप लोग कहते हैं घंटी, ठीक है। तो मानव मुख और मुख गुहा का पश्च भाग का अंतिम संरचना जो है क्या माना जाता है, यानी मानव मुख जो होता है इसकी सबसे पिछली संरचना कौन सी है, तो इसकी सबसे पिछली संरचना है पैलेटिन उबुला, ठीक है। और सबसे आगे वाला संरचना मैं बता चुका हूं, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य द्वार यानी कि माउथ जिसको कहते हैं, ठीक है। पैलेटिन उबुला को मूलतः किस अंग की रचना माना जाता है, तो किस अंग की रचना है, तो ये ऑरोफैरिंग्स का होता है। क्या होता है? ऑरोफैरिंग्स, ठीक है। देखिए फैरिंग्स समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ज्यादा में नहीं। फैरिंग्स, फैरिंग्स मतलब हो गया ग्रसनी, फैरिंग्स मतलब ग्रसनी, ठीक है। और इस ग्रसनी के जो है ना, फैरिंग्स मतलब क्या? ग्रसनी, और ग्रसनी की जहां पर शुरुआत होती है वहां पर ये दो चीजें ग्रसनी में प्रवेश, मान लीजिए कि ये ग्रसनी है तो इसमें दो चीज प्रवेश करता है। यहां पर छिद्र बनाइए थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर छिद्र बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो भाग होता है प्रवेश करता, ऊपर से नासा गुहा और नीचे से मुख गुहा, और ये जो होता है ना यही ऊपरी तालु है। ये क्या है? ऊपरी तालु, ठीक है, ऊपरी तालु है ये वाला, और ये वाला हो गया निचली तालु, और ये जो हो गया नासा गुहा का ऊपरी भाग। तो यहाँ पर ये नासा गुहा होता है और ये यहाँ पर होता है मुख गुहा, ठीक है। अब ये वाला भाग जो है कहलाता है, इसी में इस जो है ना ऊपरी तालु का नीचे वाला जो भाग कहलाता है, जो मुख गुहा की तरफ है, उसको बोलते हैं ऑरोफैरिंग्स, और इसी का ऊपरी भाग जो है कहलाता है, यहाँ पर आप समझिए इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये नीचे वाला भाग, ठीक है। और कौन सा कलर ले लें? पीला वाला देखते हैं। ये नीचे वाला भाग जो है ना यहाँ पर, और ये ऊपर वाला भाग, दो भागों में ये विभाजित है। तो ये नीचे वाला भाग जो कहलाता है ऑरोफैरिंग्स कहलाता है, और ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वो नासोफैरिंग्स कहलाता है, ठीक है। तो मुख गुहा में यहीं पर ये लटकता रहता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑरोफैरिंग्स, ठीक है ना। ये हिस्सा किसका होता है? ऑरोफैरिंग्स का सबसे पिछला हिस्सा। क्लियर? चलिए और क्या इसमें, मानव मुख में उबुला किस प्रकार की संरचना मानी जाती है, तो ये मांसल होती है और पेशीय होती है, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? ये इसका प्रमुख कार्य जो है से लार का उत्पादन करना है, इसीलिए ये मुख को मुलायम बनाए रखता है, ठीक है ना। लार का उत्पादन जो है ना सिर्फ लार ग्रंथियों से नहीं होती है, बाकी और जगह से भी होती है, बट और जगह से जो लार उत्पन्न होता है उसमें पाचक रस नहीं पाए जाते, यानी कि उसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? इसका एक और काम है भोजन को निगलने में सहायता करना, ठीक है ना। ये जो उल्ला है इसी की सहायता से भोजन जो है निकलते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये जो है भोजन को नाक गुहा में, ठीक है ना, नासिका गुहा में यानी नाक गुहा में जाने से रोकता है। अभी हमने फिगर बनाया तो हमने बताया कि यहाँ पर अगर ये छिद्र है, ठीक है, यहाँ पर ये लटका हुआ रहता है, ऊपर में जो है ना से क्या है, ये नासिका गुहा है, और ये यहाँ से प्रवेश करता है ग्रसनी में, और ये जो है मुख गुहा है और ये भी प्रवेश करता है, यानी कि ग्रसनी में आने के बाद यहाँ पर जो है से मुख गुहा और नासिका गुहा दोनों यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये जो है ना ऊपर में ही चला जाता है और ये नासिका गुहा को बंद कर देता है, इसलिए जो भोजन जो है से नासिका गुहा में नहीं जा पाता है। कभी कभी देखिएगा अचानक या जल्दी जल्दी भोजन करने के चक्कर में क्या होता है ना कि ये जो है ना उबुला जो है से सही तरीके से काम नहीं कर पाता, ऊपर की तो नहीं मुड़ पाता है ना, तो भोजन जो है से नाक में चला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये क्लियर हो गया उबुला। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है मुख गुहा एवं गाल। हम लोग गाल के बारे में जानेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए देखते हैं गाल के बारे में क्या क्या है। तो मुख गुहा के दोनों सतह मूलतः किस अंगों से जुड़े हुए रहते हैं? पक्का है कि गाल की पेशियां होती है, ठीक है ना।
और ये मुख गुहा की पार्श्व दीवारों का निर्माण जो होता है मूलतः किससे होता है, तो गाल की पेशियों से होता है। और मुख गुहा की गाल की बाह्य रचना जो होती है पेशियों एवं त्वचा से होता है। ठीक है, किससे होता है, यानी कि बाहर में जो है ना ये त्वचा भी होती है, बाहर में जो पेशियां उसके ऊपर त्वचा होती है, लेकिन गाल के अंदरूनी भाग में जो है ना वहां पे पेशियां नहीं होती है। अंदरूनी भाग में क्या पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्लियां पाई जाती है। गाल को दो भाग में अगर हम लोग ऐसे बांटते हैं, गाल को दो भाग में, ठीक है, ये दो भाग हो गए, ये अंदर वाला हो गया और ये जो है बाहर वाला हो गया। ठीक है, तो बाहर वाला का निर्माण जो होता है इसमें पेशी होता है और बाहर से जो होता है ना त्वचा होता है। क्लियर है। और अंदर वाला भाग जो होता है इसमें पेशियां पाई जाती है और बाकी जो है से बिल्कुल अंदरूनी भाग में जो है श्लेष्मा झिल्लियां पाई जाती है। ठीक है ना। और ये बीच में जो है ये जो भाग होता है बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला, इसमें जो है उस पाया जाता है संयोजी उत्तक। ठीक है, क्या पाया जाता है, संयोजी उत्तक। और इन पेशियों संयोजी उत्तक ये दोनों जो बना हुआ इसको हम लोग सम्मिलित रूप से कहते हैं बुक्कीनेटर पेशियां। ठीक है, बस इसके अतिरिक्त तो हम नहीं समझते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ और है, विशेष रूप से जानना है। बस यहाँ पर हम लोग को जानना है पेशी और त्वचा के बारे में। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है मुख्य रूप से मुख गुहा और मुख गुहा का कार्य क्या है, समझ गए। बस मानव शरीर में मुख गुहा का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण, इसके बाद भोजन का विखंडन। विखंडन का मतलब चबा करके हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बोलते हैं। भोजन का विलयन, ये भोजन का विलयन का मतलब होता है कि हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां उत्पादित होती है और भोजन उसका विलयन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भोजन का पाचन भी मुख गुहा में होता है। मैंने अभी बताया कि मुख में जो लार ग्रंथियों से लार निकल कर आता है वो भोजन में मिलता है और उसका पाचन करता है। इसको हम लोग विशेष रूप से लार ग्रंथि पढ़ेंगे, वहां भी बताएंगे। इसके अतिरिक्त मुख का काम है बोलना, भाषण देना। ठीक है ना, अवांछित प्रवेश का नियंत्रण करना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है आगे। अब कुछ भी नहीं है, ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मैं समझता हूं यहां पे जो है आप मुख गुहा के बारे में, ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से देखा और समझा। और मैं समझता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आनी चाहिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो जो बात नहीं समझ में आई कम से कम इस वीडियो के उस पार्ट को जो है दोबारा देखने और समझने का प्रयास करें। ठीक है, और उसे माइंड में सेट करने का प्रयास करें। और तब जाकर देखिए, ये जब अभी हम लोग संरचना पढ़ेंगे ना तो ये इंटरेस्टिंग नहीं होती, कहानी तो होती नहीं है। पार्ट्स के अंग, पार्ट्स के नाम याद रखने और उसके कार्य याद रखने। इसलिए बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे चीज होंगे कि अगर आपकी उसके बारे में उत्सुकता नहीं है, ठीक है ना, तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट इम्पोर्टेंट है। और चूंकि आपको परीक्षाओं की तैयारी करना है तो केवल इंटरेस्टिंग पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, इम्पोर्टेंट पार्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।